फर्स्ट यूनिट है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। और ये बोला गया है सीबीएसई बोर्ड के अंदर कि इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, इस यूनिट को खत्म करने के लिए, यूनिट 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए 25 लेक्चर एटलीस्ट लगने चाहिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 15 लेक्चर में ही इस टॉपिक को खत्म कर दें और इसका वेटेज तो जैसे मैंने बताया 10 मार्क्स है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की केवल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करना है और उसी को सीखना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये कोर्स बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना चाहते हैं तो आप जो बुक परचेज करेंगे रेफरेंस के तौर पर वो टी.एस. ग्रेवाल ऑथर की होनी चाहिए, जिसका टाइटल है डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग एडिशंस 2022। तो यहाँ चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब हम। तो चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको सिखाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या है कि 11th क्लास में जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाई थी, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई थी। लेकिन यहाँ क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, जबकि ये स्टेटमेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना। तो इसमें बहुत सारे क्लब हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, इसके अंदर बहुत सारे हमारे जो हैं ट्रस्ट हो सकते हैं, या इस तरीके से हॉस्पिटल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स या कल्चरल बॉडीज़ या एक तरीके से सोसाइटीज़ हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर आती हैं जिनका मोटिव केवल एंड केवल सोसाइटी का वेलफेयर करना है। तो ये हम समझ चुके हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही पकड़ में आ जाता है कि इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है, तो अगर ये पैसा अर्न नहीं करेगी तो फिर ये अपने खर्चे कैसे निकालेगी, कैसे ये अपने आप को सर्वाइव कराएगी। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी फंड रिसीव्ड करती है, जो कि कई अलग अलग तरीके से इसको मिलता है। जैसे कि नंबर 1 डोनेशन के तौर पर, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंसर के लिए काम कर रही है, कैंसर अवेयरनेस के लिए, या कैंसर के पेशेंट्स को एक सस्ता ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही है विदाउट प्रॉफिट मोटिव, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी लोग ना डोनेशंस दे देते हैं। या मेंबरशिप फीस हो गया। मेंबरशिप फीस क्या होता है कि डोनेशंस की तो चलो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो उसमें ना काफ़ी मेंबर्स होते हैं, कमेटी मेंबर्स, जो उसको मिलके चलाते हैं। तो वो सब मेंबर एक लाइफ लाइन के तौर पर इस कमेटी को हर साल कोई ना कोई छोटा मोटा अमाउंट मेंबरशिप फीस का पे करते हैं ताकि ये चलती रहे ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी एंट्रेंस फीस है। एंट्रेंस फीस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि जो हमारा एनपीओ है वो एक क्लब है, क्रिकेट क्लब, तो वहाँ पे लोग, बच्चे जो हैं क्रिकेट सीखने आते हैं। तो जब क्रिकेट सीखते हैं तो कई बार ये जो क्लब है ना, ये टूर्नामेंट कराता है। अब टूर्नामेंट में जो पवेलियन में जो पब्लिक आती है उनके मैच को देखने के लिए, उनसे थोड़ा बहुत नॉमिनल एंट्रेंस चार्जेस लिया जा सकता है या टिकट के द्वारा। तो ये भी एक छोटा सा अमाउंट इसके पास आ गया हेल्प के तौर पर, ऐसी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। या उसके अलावा ये लोन वगैरह बैंक से मिल जाता है, इनको ग्रांट्स मिल जाती हैं। ग्रांट्स का मतलब है ये ग्रांट्स इनको गवर्नमेंट एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन से भी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कैंसर का एग्जांपल लिया था कि कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत कम रेट पर उनको ट्रीटमेंट दे रहा है, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे विप्रो, टाटा, रिलायंस, ये लोग ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे हॉस्पिटल को अच्छा खासा ग्रांट दे देते हैं ताकि ये सर्वाइव कर जाएं और इस काम को करते रहें। तो समझ में आया आपको? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए होती है, ना कि प्रॉफिट बनाने के लिए। इनके पास जो पैसा आता है, ये बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा आने के, जिसको हम बोलते हैं फंड रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि सर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है सर 10 नंबर का जिसको आप बता रहे हैं सर, इसमें हमें सीखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो मैं आपको बता दूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, इसमें 3 लेवल आपको क्वालिफाइड करने होंगे बच्चों। पहला लेवल है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। अगर 11th क्लास में आपने कैश बुक बनाई है तो समझ लीजिएगा कि 70% ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका इन एडवांस क्लियर है। अभी मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि कैसे। अगर आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो समझ लीजिएगा कि 70% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एडवांस में ही क्लियर है। अगर आपने 11th में बैलेंस शीट बनाई है असेट्स वर्सेस लाइबिलिटी,
तो समझ लीजिएगा कि 40%, 40-50% आपकी ये बैलेंस शीट यहाँ एडवांस में ही क्लियर है। अब मैं यहाँ कुछ बेसिक बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप 11th में थे तो 11th क्लास में जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो आपका क्वेश्चंस दो पार्ट में आता था। एक टेबल होती थी और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होती थी। इस टेबल को हम बोलते थे ट्रायल बैलेंस, याद आ गया होगा। और ये जो पैराग्राफ में टेक्स्ट की फॉर्म में जो पॉइंट्स में चीज़ें दी होती थी इनको बोलते थे हम एडजस्टमेंट। और इन दोनों की हेल्प से, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की हेल्प से, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th में बनाते थे वो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और एक बनाते थे बैलेंस शीट। याद आ रहा है कि सर हाँ हमें याद आ रहा है 11th क्लास में तो सर ट्रायल बैलेंस मिलता था, कुछ एडजस्टमेंट मिलती थी, इन दोनों को थोड़ा सा हम बैलेंस करके ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन अब 12th क्लास में आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं किसके लिए? एनपीओ के लिए। अब ये एनपीओ क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर भी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो भी दो पार्ट में मिलेगा बच्चों। पहला पार्ट होगा टेबल फॉर्म में, दूसरा पार्ट होगा टेक्स्ट फॉर्म में, पॉइंट्स में। जैसे ये टेबल और टेक्स्ट फॉर्म था ना, ऐसे यहां पे होगा। लेकिन ये टेबल ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ये जो टेबल होगी ये होगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा टेबल की फॉर्म में, और उसके नीचे फिर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी। क्या समझ में आया आपको? 11th क्लास में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट ये चलता था, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब खत्म हो गया है। अब हमें फोकस करना है एनपीओ पर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। इसमें भी दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होगा आपका, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टमेंट होंगी। जैसे आप 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे, तो यहां जब आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो नंबर 1 आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नंबर 2 पे आप बनाएंगे बैलेंस शीट। गॉट इट? यहां पे 3 अकाउंट बनते थे, मतलब 2 अकाउंट बनते थे और एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनती थी। यहां पे केवल एक अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनेगी जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा और बैलेंस शीट होगी। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया इसके फॉर्मेट का कि किस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। अब क्या है कि हम अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट सबको एक साथ लेके चलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं आपको ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लियर कर दूं। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका क्लियर हो जाएगा बुक की हेल्प से, उसके बाद फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझेंगे और फिर बैलेंस शीट को समझेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख लेते हैं सबसे पहले। तो शुरू में मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कैश बुक से, मैंने इसका कंपेयर किया था ना कि कैश बुक जैसा होता है, तो हाँ ये बिल्कुल कैश बुक ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें भी ओपनिंग बैलेंस आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो कि क्वेश्चंस में ही गिवन होता है, बैलेंस बीडी के तौर पर, ओपनिंग बैलेंस। और इसमें भी हमेशा क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। जैसे आप कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे बैंक और कैश का, ऐसे ही यहाँ पे निकलेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब आप कैश बुक बनाते थे तो डबल कॉलम कैश बुक बनती थी, अमाउंट का कॉलम 2 पार्ट में डिवाइड होता था, कैश के लिए अलग और बैंक के लिए अलग। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कैश और बैंक का अमाउंट सेम सिंगल कॉलम के अंदर आएगा। कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसका जो नेचर है ना वो कैश है। कैश या बैंक। कैश या बैंक का मतलब होता है असेट्स। व्हेन असेट्स इंक्रीज्ड कम्स इन डेबिट। अब चूंकि कैश और बैंक इंक्रीज कब होता है? जब वो रिसीव होता है, इसलिए सारी रिसिप्ट डेबिट में आती है। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, क्योंकि ये कैश और बैंक है तो इसका नेचर असेट्स है, तो असेट्स व्हेन इंक्रीज, असेट्स व्हेन डिक्रीज, जब असेट्स डिक्रीज होती है तो किधर आती है? क्रेडिट साइड में। रूल याद आ गया 11th का। तो इसीलिए सारे पेमेंट्स हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने का, वो ये है कि यहाँ जो रिसिप्ट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरीके से पेमेंट भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर कोई पेमेंट हुआ है तो वो कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू पेमेंट है। सेम उसी तरीके से रिसिप्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूले के बाद आपको मैं ये समझाऊंगा कि इसको पता करना इतना जरूरी क्यों है। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे, फिर इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा पेमेंट, कौन सा
रिसिप्ट रेवेन्यू से बिलोंग करता है, रेवेन्यू नेचर से, और कौन सा कैपिटल से। तो समझ लो कि 90% चैप्टर क्लियर हो गया आपका। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर का है और किस तरीके का रिसिप्ट कैपिटल नेचर का है। बहुत सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मूला है, बस उसको दिमाग में रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी रिसिप्ट आपको होती है और उस रिसिप्ट की वजह से अगर हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही है या हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो समझ लो कि वो कैपिटल रिसिप्ट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिल्डिंग सेल करी, एक प्लांट सेल किया, लैंड सेल करी, फर्नीचर सेल करा, तो मेरे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा लेकिन क्या कम हो रहा है? असेट्स कम हो रही है। तो कंडीशन फुलफिल हो गई इन दोनों में से एक कंडीशन, तो इसका मतलब वो कैपिटल रिसिप्ट है। उसी के अलावा अगर मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो मेरे पास पैसा आया ना। जब बैंक से मैं लोन लेता हूं, मेरे पास पैसा आता है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है। भाई बैंक से मैं लोन लूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। उसी तरीके से मान लो कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन रिसीव्ड के केस में आप बताइए, क्या आपकी कोई असेट्स डिक्रीज हुई है? मान लो आपको कोई कमीशन देता है, तो दिमाग पे प्रेशर डालो, क्या आपकी कोई असेट्स कम हो रही है? अगर आपको कोई कमीशन दे रहा है तो आपके पास से कोई बिल्डिंग, मशीन, कोई चीज जा रहा है कमीशन मिलने के केस में? नहीं ना। तो इसका मतलब यहां पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। क्या जब कोई आपको कमीशन देता है जो आपने कमाया है, तो कमीशन मिलने के बाद क्या आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है? नहीं, क्योंकि कमीशन तो आपने अर्न किया है तभी तो आपको मिला, तो कोई लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ी ना। तो उस केस में भी ये जो रिसिप्ट है आपकी, ये कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के केस में हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी असेट्स या कोई भी लाइबिलिटी ना तो डिक्रीज हो रही हो असेट्स और ना लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो और पैसा मिल रहा हो, तो समझ लो कि वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब आप बोलोगे सर हम इतना क्यों समझ रहे हैं इसको, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट? वो इसलिए समझ रहे हैं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, किसके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले लेवल पे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद इसकी हेल्प से आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बनाएंगे बैलेंस शीट। तो जितनी भी रिसिप्ट हमारी रेवेन्यू नेचर्स की हैं, वो सब हमारी किस में आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में आएंगी। और जितनी भी रिसिप्ट हमारी कैपिटल नेचर की हैं, या तो वो असेट्स को कम करेंगी या लाइबिलिटी को बढ़ाएंगी। तो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हमारी किस में आती हैं? बैलेंस शीट में। तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप अच्छे तरीके से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू की है, कौन सी कैपिटल की है, तो आपके लिए आगे जब इसके दो लेवल आप वेरीफाई करेंगे और बनाएंगे इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। अब पेमेंट को भी जरा इसी तरीके से समझ लेते हैं। पेमेंट के केस में भी यही लॉजिक लगेगा। मान लो हम पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट भी बच्चों दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। अगर मान लो आप कोई पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट की वजह से अगर कोई असेट्स इंक्रीज होती है या कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है उस पेमेंट की वजह से, तो वो कैपिटल के नेचर में आएगा। समझ में आ गया आपको? या आप कोई पेमेंट करते हैं जिसमें ना तो कोई असेट्स इंक्रीज हो रही है उस पेमेंट की वजह से और ना ही कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है आपकी, तो समझ लीजिएगा कि वो जो है आपका रेवेन्यू पेमेंट है। फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ा आराम से समझो उसको। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी, कौन सा नेचर है? बिल्डिंग खरीदी तो आपने पेमेंट किया ना, तो ये आपकी असेट्स को बढ़ा रहा है क्योंकि बिल्डिंग आ रही है आपके पास, तो ये कैपिटल पेमेंट है। मान लो आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो लोन का जब रीपेमेंट करते हो तो क्या कम होता है आपके पास से? लाइबिलिटी कम होती है ना। लाइबिलिटी कम होती है भाई, जब लोन का आप पेमेंट करते हैं, तो लोन का पेमेंट जब आप करते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है, तो ये भी आपका कैपिटल पेमेंट है। वहीं आपने सैलरी पेड कर दी बच्चों। आप दिमाग लगाओ, जब आप सैलरी पे करते हो तो क्या आपकी कोई असेट्स इंक्रीज होती है? नहीं सर, कोई असेट्स इंक्रीज नहीं होती। हम तो सैलरी दे रहे हैं, हमारा खर्चा था बिजनेस का, हमने पे कर दिया। सॉरी, बिजनेस नहीं, एनपीओ का एक्सपेंसेस था, हमने पे कर दिया। या कोई आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है? नहीं।
तो दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना सैलरी पेड के केस में, तो ये समझ लो कि ये रेवेन्यू पेमेंट है। अब इसका जो पर्पज है इसको आइडेंटिफाई करने का वो सेम है। जब आप यहाँ पे रिसिप्टेंट पेमेंट से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर और बैलेंस शीट पर जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी रेवेन्यू पेमेंट हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे, और जितनी भी आपकी कैपिटल पेमेंट हैं या तो वो असेट्स को प्लस करेंगे बैलेंस शीट में या लाइबिलिटी को कम करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका लॉजिक क्या है। कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा सोचते हैं कि सर ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, तो उनको मैं स्पेसिफाई करके अलग से समझा देता हूँ आपको, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मान लीजिए हमें डोनेशन की बात करते हैं। अब डोनेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक जर्नल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। तो हमेशा याद रखना अगर आपको डोनेशन मिलती है, डोनेशन रिसीव्ड करते हैं अगर वो जनरल डोनेशन है जिसके आगे पीछे कोई कंडीशंस नहीं है, तो ये हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पर काउंट होगी। अगर आपको कोई डोनेशन मिलती है जो स्पेसिफिक है जिसके आगे कंडीशंस लगी हुई है कि डोनेशंस फॉर कैंसर पेशेंट रिलेटेड मेडिसिन्स, डोनेशन फॉर पवेलियन, मतलब कंडीशंस लगी हुई है, तो समझ लीजिएगा कि ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये लाइबिलिटी में आएगा और ये इनकम में आएगा। इतना समझ गया। अगर डोनेशन के अलावा मान लीजिए कोई ग्रांट आपको मिलती है, इस ग्रांट में भी ये कंडीशंस नहीं है कि ये मान लो जर्नल है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, इनकम में। अगर वो ग्रांट जो आपको मिली है किसी भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट से और उसमें कंडीशंस लगी हुई है कि वो ग्रांट किस लिए है, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। उसके अलावा अगर आपको लेगेसी मिलती है, लेगेसी जो है अगर आपको लेगेसी मिलती है और लेगेसी के आगे लिखा हुआ है जर्नल लेगेसी, तो जर्नल लेगेसी जो है वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, और लिखा हुआ है स्पेसिफिक लेगेसी, तो स्पेसिफिक लेगेसी जो है वो आपका लाइबिलिटी की तरफ आएगा, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर हो गया। लेकिन डोनेशन ग्रांट लेगेसी के केस में जर्नल मतलब रेवेन्यू इनकम और स्पेसिफिक मतलब लाइबिलिटी। वहीं अगर हम फंड की बात करें, फंड भी दो तरीके से मिलता है हमें, जर्नल फंड, स्पेसिफिक फंड। अच्छा, फंड के केस में चाहे वो जर्नल हो या स्पेसिफिक हो, दोनों ही केस में ये लाइबिलिटी में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में आएगा ये। तो समझ में आया आपको। अगर मान लीजिए आप पीरियोडिकल्स खरीदते हैं, न्यूज़पेपर्स, और नहीं सॉरी पीरियोडिकल्स हाँ खरीदते हैं, चलो न्यूज़पेपर खरीदते हैं या जैसे मैगजीन खरीदते हैं जिनकी लाइफ 1 वीक 1 मंथ होती है, पीरियोडिकल्स। तो ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह पीरियोडिकल्स हैं, अगर इन पे आप खर्च करते हैं तो ये रेवेन्यू पेमेंट है। वहीं अगर आप बुक खरीदते हैं तो वो आपकी असेट्स को इंक्रीज करेगा, ये कैपिटल पेमेंट है। सेम उसी तरीके से अगर आप इस रद्दी में जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, पीरियोडिकल्स हैं, उनको सेल करते हैं तो जो पैसा मिलता है ना उसको सेल करके, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। वहीं आप बुक सेल करते हैं तो जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब असेट्स में से कम होगा। बुक को आप कम करेंगे असेट्स के कॉलम में, पीरियोडिकल्स में जो मिल रहा है वो कहीं से कम नहीं होता, सीधा जितना मिला वो इनकम में दिखा देंगे आप। तो इस तरह से आपको समझना है। एक बात मैं और बता दूं आपको कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है इसका नेचर कैश बेसिस है, कैश बेसिस है। और इसका नेचर हम ये भी बोल सकते हैं इसका नेचर रियल है। रियल मतलब होता है असेट से रिलेटेड, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश और बैंक को हम डील करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ना कि भाई नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताओ, तो आप बताएंगे रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैश को डील करता है, कैश और कैश और बैंक असेट्स होता है, और जहां असेट्स होता है वहां पे उसका नेचर रियल होता है, क्योंकि रियल अकाउंट में असेट्स ही आता है। दूसरा, ये कैश बेसिस पे काम करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश बेसिस का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? आपने दो बेसिस पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि मान लो आपको 1 लाख रुपीज रिसीव्ड हुआ 2021 में, अचानक आपको बताया गया कि के अंदर 2020 में जो आपने कुछ एक्रूड किया था कमीशन 10,000, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और आपने ना कुछ एडवांस भी ले लिया है कमीशन। ये जैसे हम कमीशन इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये कमीशन है 1 लाख रुपए जो 2021 में मिला 2021 में, जिसमें 10,000 पिछले साल का है जो एक्रूड था जो इसके अंदर मिल गया, और मान लीजिए 20,000 आपने एडवांस ले लिया 2022 का, इससे अगले साल का। तो कायदे से इस साल का कमीशन कितना है भाई? 10,000 तो पिछले साल का है, 20,000 अगले साल का है, तो 70,000 ही हुआ ना।
तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम 70,000 का रिसीविंग नहीं दिखाएंगे, हम 1 लाख रुपीज का दिखाएंगे, क्योंकि ये कैश बेसिस पे काम करता है। यहाँ ये नहीं मैटर करता कि अगला कितना है पिछला कितना है, जितना मिला वो सब आपको दिखा देना है। हाँ, अगर यहाँ पे एक्रूवल बेसिस होता तो हम फिर ये देखते कि भाई इस साल का कितना है और हम वही दिखाते जो इस साल का है 70,000। तो अभी तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें पूरा 1 लाख रुपए दिखा देना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर फटाफट, ताकि ये पॉइंट आपका आज ही क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। टीएस ग्रेवाल की बुक ले लेना और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता चलूँगा आप सेल्फ प्रैक्टिस करते जाइएगा। आई होप कि 4 महीने के अंदर आपका सिलेबस मैं ख़त्म करा पाऊँगा तीनों बुक्स का, चाहे वो आपका कंपनी अकाउंट हो, पार्टनरशिप हो, एनपीओ हो या एनालिसिस हो। फिर आप पूरी क्लास को पढ़ाइएगा अपने स्कूल में और मेरे को भी याद करिएगा उस समय पर। ये देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें भाई सिल्वर चैरिटेबल कोई सोसाइटी है, इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक, ये दे रखा है ना। आपके पास बुक होगी 2022 एडिशन, इसमें पेज नंबर 1.5 पे ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो आपने ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में सबसे ऊपर आता है, टू बैलेंस बीडी करके। उसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3,05,000। तो मैंने बताया था एक कैश बेसिस पे काम करता है, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर 15,000 पिछले साल का है, 2019 में आप इसको बना रहे हो, और ये 18 का दे रखा है 15,000 जो इसके अंदर इंक्लूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरा रिसिप्ट में 3,05,000 दिखाओ। आप अगर यहाँ देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो देखो इसने रिसिप्ट की तरफ पूरा 3,05,000 दिखाया हुआ है सब्सक्रिप्शन, और ये बैलेंस जो मैंने बताया था ये ऊपर की तरफ बैलेंस बीडी के नाम से दिखा दिया कैश बैंक का। इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी आपका डेबिट साइड में आएगा। पोस्टेज रिसिप्ट है, मतलब पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंसेज है, ये पेमेंट की तरफ आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी पेमेंट है, खर्चा है आपका, जिसमें आपने खर्च किए 28,000, लेकिन 4,000 आपने एडवांस में पे किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जितना पे किया पूरा अमाउंट दिखाओ। 28,000 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सोल्यूशन में तो 28,000 ही दिखा रखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का 4 कॉलम का फॉर्मेट बनता है, क्रेडिट साइड में पेमेंट, डेबिट साइड में रिसिप्ट। उसके बाद आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पेमेंट है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट है। उसके बाद आपका सैलरी पेड ये पेमेंट है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट है, लॉकर रेंट रिसिप्ट है। यहाँ मैंने देखा लॉकर रेंट में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि सर ये लॉकर रेंट शायद हम पे कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो एनपीओज होती हैं ये सर्व करती हैं फैसिलिटीज वेलफेयर के लिए। तो जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो जो रेंट है ना, ये लॉकर किसी से लेते नहीं है, बल्कि लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिसिप्ट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो ये रिसिप्ट आपका 34,000 रिसिप्ट की तरफ आ जाएगा। तो देखो 34,000 लॉकर रेंट करके रिसिप्ट की तरफ हमने लिख दिया। अब क्या है बच्चों, एक पॉइंट और है इस इलस्ट्रेशन में, वो क्या है कि यहाँ पे ना आप देखोगे कि जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस, उसमें कैश और बैंक का अलग अलग दिया हुआ है, 40,000 और 2,10,000। अब क्लोजिंग बैलेंस भी आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा कैश और बैंक का। तो अब यहाँ पे कैश का बैलेंस तो दे रखा है क्लोजिंग, लेकिन बैंक का नहीं दे रखा, तो अब वो कैसे आप निकालेंगे उसके भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ आपको। मान लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बना रहे हो, आप इसको छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस जो बीडी है, मतलब बैंक और कैश, ये 10,000 है और ये 20,000 है। इतना पैसा ऑलरेडी आपके पास था और कुछ अदर रिसिप्ट्स आ गई हैं आपके पास, जिसमें बहुत सारी रिसिप्ट आप लिख सकते हैं। अदर रिसिप्ट्स मान लीजिए वो 70,000 है, और आपने कुछ पेमेंट्स भी किए हैं, मान लीजिए वो 40,000 है। तो आपका जो बैलेंस है वो कितना आना चाहिए भाई? आपके पास यहां पे 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज आपके पास मान लीजिए हैं टोटल, क्योंकि 30,000 बैलेंस आया था आपके पास, 70,000 और आ गया, 1 लाख हो गया, जिसमें से 40,000 खर्च कर दिया, तो आपका जो बैलेंस निकलना चाहिए 60,000। तो यहाँ क्या है कि जैसे हमें ये बैलेंस ओपनिंग का दोनों का अलग अलग पता है, यहाँ हम कैसे पता लगाएं कि इसमें बैंक कितना है, कैश कितना है? तो एक्चुअली हम ऐसे कभी पता लगा ही नहीं सकते। तो इस तरह की कुछ हिंट मिल जाती हैं हमें, जैसे यहाँ पे इसने दे दिया कि भाई क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश का 8,000 रुपये है, और मान लीजिए टोटल 60,000 है। अगर इसमें कैश 8,000 है तो ऑब्वियसली बैंक जो होगा वो 52,000 होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आपके पास ये कुछ और इलस्ट्रेशन है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर इस बुक में, ये तीनों इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं और जो भी कंफ्यूजन आपको आएगा वो कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से पूछना है, ताकि अगली क्लास में जब मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर तो आपके इस डाउट को भी हैंड टू हैंड क्लियर कर दूं। और आप सेकंड वीडियो जब सुनेंगे तो आपका पहला डाउट वहां पे डिस्कस हो रहा होगा और आप उस चीज को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।